हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। बच्चों देखिए, हाल ही में जो हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया कंपनी, इसके अंदर कुछ क्लासेस हम लोग कर चुके हैं, जिसमें आप लोग अभी तक सीख चुके हैं कंपनी क्या होती है, कंपनी के प्रकार कौन कौन से होते हैं, अंश क्या होता है, अंश कितने प्रकार के रहते हैं, अंश पूंजी क्या होती है, अंश पूंजी कितने प्रकार की होती है। इन सभी चीज़ों को हम लोग अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास के अंदर हम लोग अंशों के निर्गमन से संबंधित बातों के बारे में डिस्कशन करेंगे। राइट, चलिए अब ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आज की क्लास का है, अंशों का सममूल्य पर निर्गमन क्या है। आइए जान लेते हैं। अंशों का सममूल्य पर निर्गमन, इसको इंग्लिश में हम लोग रेशियो ऑफ शेयर एट पार कहते हैं। जब कंपनी अपने अंशों को अंकित मूल्य पर निर्गमित करती है तब इसे अंशों का सममूल्य पर निर्गमन कहते हैं। उदाहरण, यदि कोई कंपनी 10 रुपये अंकित मूल्य वाले 1000 अंश 10 रुपये पर ही निर्गमित करती है तो ऐसे निर्गमन को सममूल्य पर निर्गमन कहा जाएगा। जी हाँ बच्चों, यदि अंशों का अंकित मूल्य और अंशों का निर्गमन मूल्य बराबर है तो ये कंडीशन अंशों का सममूल्य पर निर्गमन कहलाएगी। राइट बच्चों, देखिए अभी जो हमारा कंपनी अधिनियम, जो वर्तमान कंपनी अधिनियम है वो 2013 है और इस अधिनियम के अंतर्गत हम लोग अंशों को सममूल्य पर निर्गमित कर सकते हैं और परब्याजी पर निर्गमित कर सकते हैं। इस अधिनियम की जो धारा 53 है वो अंशों को कटौती पर निर्गमन को प्रतिबंधित करती है। राइट, तो उस लिहाज से हम केवल और केवल यहाँ अंशों को या तो सममूल्य पर निर्गमन करेंगे या फिर अधिमूल्य पर निर्गमन करेंगे। ठीक, अब सममूल्य पर निर्गमन क्या होता है आप लोग समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंशों का प्रीमियम, जिसको हम लोग अधिमूल्य भी कहते हैं, पर निर्गमन क्या है। बच्चों इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। जाने क्या होता है ये, जब कंपनी अपने अंशों को अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्गमित करती है तब इसे अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन कहते हैं। अंशों के निर्गमन मूल्य का उसके अंकित मूल्य पर आधिक्य प्रीमियम कहलाता है। उदाहरण, यदि कोई कंपनी 10 रुपये अंकित मूल्य वाले 1000 अंश 12 रुपये प्रति अंश पर निर्गमित करती है तो ऐसे निर्गमन को प्रीमियम पर निर्गमन कहा जाएगा, जिसका प्रीमियम मूल्य 2 रुपये होगा। बच्चों देखिए, सिंपल भाषा में हमने कहा यहाँ हम लोग दो मूल्य लेंगे, एक आपका अंकित मूल्य अंशों का, दूसरा अंशों का निर्गमन मूल्य। हमने कहा यदि दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब अंशों को सममूल्य पर निर्गमित किया गया है, और यदि अंकित मूल्य हमारा कम होता है निर्गमित मूल्य से तो इसका मतलब यहाँ अंशों को अधिमूल्य पर निर्गमित किया गया है। अंतर की जो राशि होती है वो हमारा प्रीमियम कहलाता है। राइट, दो कंडीशन से हमारी कंपनी अधिनियम 2013 के अंदर अलाउड है। तीसरी कंडीशन जो मैंने कटौती की बताई थी वो एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 53 अंशों का कटौती पर निर्गमन प्रतिबंधित करती है। इसका मतलब कि अब हम लोग कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अंशों का कटौती पर निर्गमन नहीं कर सकते। क्लियर, तो इस लिहाज से हमें केवल दो ही केस सीखने हैं, एक अंशों का सममूल्य पर निर्गमन और दूसरा अंशों का अधिमूल्य पर निर्गमन। राइट, चलिए बच्चों यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रतिभूति पर ब्याजी क्या है, इसके उपयोग बताइए। प्रतिभूति पर ब्याजी, इसको इंग्लिश में हम लोग सिक्योरिटीज़ प्रीमियम कहते हैं।
अभी हम लोगों ने बात करी है कि यदि आप लोगों का निर्गमित मूल्य अधिक होता है अंशों के अंकित मूल्य से, तो अंतर की राशि जो होती है वो हमारी प्रतिभूति पर ब्याज ही होती है, जिसको इंग्लिश में सिक्योरिटीज प्रीमियम कहते हैं। देखिए लिखा है बच्चों, जब कोई कंपनी अपने अंशों को उनके अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्गमित करती है तो ऐसा आधिक्य प्रतिभूति पर ब्याजी कहलाता है। इस राशि को आर्थिक चिट्ठे के संचय एवं आधिक्य शीर्षक में दर्शाया जाता है। अब प्रतिभूति को, जो प्रतिभूति पर ब्याजी है, जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है, उसको हम लोग कहाँ कहाँ उपयोग में ला सकते हैं, कुछ नीचे कंडीशंस दी गई है, ध्यान से पढ़िएगा। नंबर 1, कंपनी के अंशधारियों को पूर्णदत्त बोनस अंश निर्गमित करने के लिए। नंबर 2, कंपनी के प्रारंभिक व्यय की राशि को अपलिखित करने में। नंबर 3, कंपनी के अंशों व ऋण पत्रों के निर्गमन पर व्यय, छूट या कमीशन आदि की राशि को अपलिखित करने के लिए। नंबर 4, कंपनी के शोध्य अधिमान अंशों तथा ऋण पत्रों के शोधन पर दिए जाने वाले प्रीमियम की राशि को अपलिखित करने के लिए। तथा नंबर 5, अपने स्वयं के अंशों को पुनः क्रय करने के लिए। जी हाँ बच्चों, इन 5 तरीके से जो सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन, अवशिष्ट या अदत्त याचना से क्या आशय है। अवशिष्ट याचनाओं को इंग्लिश में हम लोग कॉल्स इन एरियर कहते हैं। बच्चों यहाँ देखिए, कंपनी द्वारा मांगी गई धनराशि यदि अंशधारी चुका नहीं पाता तो वो याचना हमारी अवशिष्ट याचना कहलाती है। ठीक, बाकी इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप लोग, कैसे लिखेंगे, आइए जान लेते हैं। जब कोई अंशधारी किसी याचना की राशि का भुगतान नहीं कर पाता तब उस मांग को अवशिष्ट मांग कहा जाता है। हाँ बच्चों, याचना या मांग एक ही चीज़ है। इसे आर्थिक चिट्ठा में याचित पूंजी से घटाकर दिखाया जाता है। कंपनी को अदत्त याचना पर देय तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक की अवधि के लिए अंतर नियमों में वर्णित दर से ब्याज लेने का अधिकार होता है, किंतु कंपनी के अंतर नियमों में ब्याज दर वर्णित न होने की स्थिति में कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 1 की तालिका F लागू हो जाती है, जिसके अनुसार अदत्त याचनाओं पर अधिकतम 10% वार्षिक दर से ब्याज लिया जाएगा। बच्चे, आदत का मतलब बकाया से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्रिम याचना से क्या आशय है। इंग्लिश में अग्रिम याचना को हम लोग कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। देखिए बच्चों, इस स्थिति में क्या होता है, जो अंशधारी होता है वो याचना की राशि देय होने से पहले ही चुका देता है। चूँकि समय से पहले उसने धनराशि कंपनी को चुका दी है तो ये अग्रिम याचना वाला केस बन जाता है। बाकी आप लोग जानिए, आइए देख लेते हैं। जब कोई अंशधारी किसी याचना की राशि देय होने से पूर्व ही उसका भुगतान कर देता है तो उसे अग्रिम याचना या पूर्वदत्त याचना कहा जाता है। अग्रिम याचना राशि कंपनी के लिए ऋण होता है जिस पर प्राप्ति की तिथि से याचना की देय तिथि तक की अवधि के लिए ब्याज का भुगतान करना कंपनी का उत्तरदायित्व होता है। प्राय कंपनी के अंतर नियमों में वर्णित दर से अग्रिम याचनाओं पर ब्याज का भुगतान किया जाता है, किंतु कंपनी के अंतर नियमों में ब्याज दर वर्णित न होने की स्थिति में कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 1 की टेबल F
लागू हो जाती है। इसके अनुसार अग्रिम याचनाओं पर अधिकतम 12% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात बच्चों एक ये है कि आप लोगों से बहुविकल्प प्रश्न में पूछा जा सकता है कि टेबल F के अनुसार अवशिष्ट याचनाओं पर, अवशिष्ट मतलब बकाया याचनाओं पर ब्याज की दर क्या रहेगी या अग्रिम याचनाओं पर ब्याज की दर क्या रहेगी। तो अवशिष्ट याचनाओं पर 10% और अग्रिम याचनाओं पर 12% याद रखेंगे आप लोग। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा अंशों का अल्प अभिदान या न्यून अभिदान क्या है। बच्चों अंशों के अल्प अभिदान को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। देखिए क्या होता है, जब कंपनी जनता को अंश क्रय करने के लिए आमंत्रित करती है, अंशों का निर्गमन करती है, तो अंश क्रय करने के लिए जनता आवेदन करती है। अब यदि निर्गमित अंशों की संख्या और आवेदित अंशों की संख्या अलग होती है तो हमारे यहाँ दो केस बनते हैं, एक अल्प अभिदान और दूसरा अधि अभिदान। अल्प अभिदान वाली कंडीशन में क्या रहेगा, जो कंपनी के निर्गमित अंशों की संख्या है वो कम होगी आवेदित अंशों की संख्या से। ठीक, जी हाँ, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। आप लोगों को यहाँ जो तुलना करनी है वो किस किस के बीच में करनी है, ध्यान रखिएगा। निर्गमित अंशों की संख्या और आवेदित अंशों की संख्या। जी हाँ, कंपनी द्वारा निर्गमित अंशों की संख्या यदि कम रह जाती है, अधिक होती है और जनता द्वारा आवेदित अंशों की संख्या कम होती है, तो ये वाला केस हमारा बनता है अल्प अभिदान का। आई होप समझ में आया होगा। बाकी जानिए, आइए देख लेते हम लोग। जब कंपनी द्वारा निर्गमित अंशों की संख्या से कम अंशों के क्रय करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो ऐसी स्थिति को अल्प अभिदान कहा जाता है। अल्प अभिदान की स्थिति में आवेदित अंशों की संख्या के आधार पर लेखा किया जाता है, न कि निर्गमित अंशों की संख्या के आधार पर। उदाहरण, ए लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 10,000 अंशों के लिए आवेदन आमंत्रित किए। इसका मतलब कंपनी ने 100 रुपये वाले 10,000 अंश निर्गमित किए, किंतु जनता से केवल 9,000 अंशों के लिए ही आवेदन प्राप्त हुआ। अब जनता द्वारा आवेदित अंश कितने हैं, 9,000। अभिदान की इस स्थिति को अंशों का न्यून अभिदान कहा जाएगा तथा लेखा 9,000 अंशों के लिए किया जाएगा। जी हाँ बच्चों, देखिए इस उदाहरण से बिल्कुल क्लियर आप लोगों को कि यहाँ निर्गमित अंशों की जो संख्या है वो 10,000 है और जनता द्वारा आवेदित अंशों की जो संख्या वो 9,000 है। जब हमारी आवेदित अंशों की संख्या कम होती है निर्गमित अंशों की संख्या की अपेक्षा, तो ये अल्प अभिदान वाली स्थिति होती है और यहाँ जो लेखा किया जाता है वो आवेदित अंशों की संख्या के आधार पर किया जाता है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अंशों के अधि अभिदान से क्या आशय है। इस स्थिति में जो आवेदित अंश है उनकी संख्या अधिक होगी निर्गमित अंशों की अपेक्षा। ठीक, कंपनी द्वारा निर्गमित अंशों की संख्या कम होती है और जनता द्वारा आवेदित अंशों की संख्या अधिक होती है, तो ये कंडीशन हमारी अधि अभिदान वाली स्थिति कहलाती है। लिखा है देखिए,
जब कंपनी द्वारा निर्गमित अंशों की संख्या से अधिक अंशों के क्रय करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति को अधिअभिदान कहा जाता है। इस दशा में निर्गमित अंशों की संख्या के आधार पर लेखा किया जाता है तथा अंशों का आवंटन निम्न प्रकार किया जा सकता है। जी हाँ बच्चों, यहाँ जो लेखा होगा किन अंशों की संख्या के आधार पर होगा? निर्गमित अंशों की संख्या के आधार पर। ठीक है, और यहाँ आवंटन किस प्रकार किया जा सकता है वो नीचे दिया गया है। नंबर 1, अधिक प्राप्त आवेदनों को अस्वीकार करना। जो निर्गमित अंश है उनसे अधिक यदि अंश क्रय करने के लिए आवेदन हमारे पास आ जाते हैं तो हम लोग पहली स्थिति ये बनाएंगे कि जो अधिक निर्गमित अंशों की संख्या से अधिक जो आवेदन हमें प्राप्त हुए उनको हम लोग अस्वीकार कर देंगे। दूसरी स्थिति के आनुपातिक आवंटन करना। क्या होता है अनुपातिक आवंटन? ये हम लोग अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। और थर्ड क्या हमारा? कुछ अंशों के आवेदन को अस्वीकार करना तथा कुछ अंशों पर अनुपातिक आवंटन करना। मीन्स पहले और दूसरे ऑप्शन का मिक्स है हमारा तीसरा ऑप्शन। चलिए अब जान लेते हैं अनुपातिक आवंटन क्या होता है। जी अगला क्वेश्चन हमारा, अंशों के आनुपातिक आवंटन से क्या तात्पर्य है? इंग्लिश में अंशों का जो अनुपातिक आवंटन है प्रोराटा अलॉटमेंट कहलाता है। आइए जान लेते हैं क्या होता है ये। अंशों का अनुपातिक आवंटन अधिअभिदान की दशा में किया जाता है, जो अभी आप लोगों ने सीख लिया है। अंशों के अधिअभिदान की स्थिति में सभी आवेदकों को उनके द्वारा आवेदित अंशों के अनुपात में अंश आवंटित कर दिए जाते हैं। इस प्रकार किए गए अंशों के आवंटन को आनुपातिक आवंटन कहा जाता है। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट, अंशों के हरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जी हाँ बच्चों, अंशों का निर्गमन क्या होता है ये आप लोग अभी तक सीख चुके हैं। कौन कौन सी कंडीशंस यहाँ बन जाती है वो भी आप लोग सीख चुके हैं। अब अंशों के हरण की हम लोग बात कर लेते हैं। इंग्लिश में इसको फॉरफीचर ऑफ शेयर्स कहते हैं। देखिए बच्चों, ये वाली कहानी तब होगा जब अवशिष्ट याचनाओं वाला केस बनेगा। जी हाँ, जब अंशधारी कंपनी द्वारा मांगी गई राशि को समय से नहीं चुका पाते तो इस केस में कंपनी अंशधारियों से प्राप्त राशि को जब्त करते हुए अंशों को वापस ले लेती है, उनका नाम सदस्यता रजिस्टर से काट देती है, उनकी सदस्यता समाप्त कर देती है। आइए देखिए लिखा है इसमें, देखिए जानिएगा। यदि कोई अंशधारी आवंटन या किसी याचना की राशि का भुगतान नहीं करता है तो कंपनी को ऐसे अंशधारी के अंशों से प्राप्त राशि को जब्त करते हुए अंशों का हरण करने का अधिकार होता है। अंशों के हरण का अर्थ अंशों पर की गई याचनाओं का भुगतान न किए जाने के कारण दंड स्वरूप अंशधारी के अंशों को जब्त करते हुए मीन्स उससे वापस लेते हुए उसकी सदस्यता समाप्त कर उसका नाम सदस्यों के रजिस्टर से काट दिया जाता है या हटा देते हैं, हटा देना होता है। क्लियर? चलिए इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, अंशों के समर्पण एवं अंशों के हरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। जी हाँ बच्चों, अंशों का हरण क्या होता है तो आप लोग अभी सीख चुके हैं। अब अंशों का समर्पण क्या होता है एक बार आप जान ले, उसके बाद ये अंतर हम लोग आसानी से बना पाएंगे। देखिए दोनों ही कंडीशन उस स्थिति में बनती है जब अंशधारी कंपनी द्वारा मांगी गई याचनाओं की
राशि नहीं चुका पाता। अब यदि अंशधारी अपनी इच्छा से उन अंशों को कंपनी को वापस कर देते हैं जिन पर वो याचनाएं देने में असमर्थ है, तो ये अंशों का समर्पण कहलाता है। और यदि कंपनी ऐसे अंशधारियों से अंश वापस ले लेती है जो कि कंपनी द्वारा मांगी गई याचनाओं की धनराशि भुगतान नहीं कर पाते, तो ये अंश हरण का केस बन जाता है, उसकी स्थिति बन जाती है। ठीक, अब यहाँ अंतर के आधार हमने कुछ तैयार किए ताकि आप लोग अंतर को आसानी से समझ सके और याद कर सके। पहला जो अंतर का आधार है वो है अर्थ। अंशों का समर्पण इंग्लिश में इसको सरेंडर ऑफ शेयर्स कहते हैं, अंशों का हरण इंग्लिश में इसको फॉरफीचर ऑफ शेयर्स कहते हैं। जब बच्चों सबसे पहले अर्थ देख लेते हैं। अंशों पर की गई याचनाओं का भुगतान करने में समर्थ न होने पर अंशधारी द्वारा स्वेच्छा से अपने अंश कंपनी को वापस करना क्या कहलाता है? अंशों का समर्पण कहलाता है। अंशों के हरण के बारे में यदि हम बात करें, अंशों पर की गई याचनाओं का भुगतान न किए जाने के कारण दंड स्वरूप अंशों को जब्त कर अंशधारी की सदस्यता समाप्त कर देना ही अंशों का हरण होता है। प्रकृति अंशों का समर्पण जो होता है स्वैच्छिक प्रक्रिया है, जबकि हरण की बात करें यह है अनिवार्य रूप से किया जाता है। थर्ड हमारे पास है अधिकार। अंशों का समर्पण अंशधारियों के अधिकार में होता है, जबकि अंशों का हरण कंपनी के अधिकार में होता है। सूचना अंशों के समर्पण के लिए किसी सूचना की आवश्यकता नहीं होती, जबकि अंशों के हरण से पहले 14 दिन का एक नोटिस अंशधारी को भेजना अनिवार्य होता है। पांचवा समयावधि। अंशों के समर्पण की प्रक्रिया कम समय में ही संपन्न हो जाती है, जबकि अंश हरण की प्रक्रिया लंबी होती है, अतः इसमें अधिक समय लगता है। आई होप समझ में आया होगा आप सभी को। बस आज इतना है आप लोगों के लिए, बाकी हम लोग मिलते हैं अगले क्लास के अंदर। तब तक खूब पढ़ते रहिए और खूब सेहत बना के रखिए।